रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाऊं, ऊपर से तुम्हारी चिक चिक भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। आदित्य को क्रोध भरी नजरों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ आदित्य, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छे से जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर आदित्य का क्रोध उतर गया और वो अपनी पत्नी राधा के नजदीक आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि फसल अच्छी उगेगी, तब तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी सारी फसल बेकार हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जो फसल खराब हुई थी, तब मैं उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लेकर आया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है राधा। सारा का सारा दोष तुम्हारे जमीन का है, वरना और किसानों की फसल क्यों अच्छी उगती है? तुम्हारी ही फसल पर क्यों हमेशा कोई न कोई आफत आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत में चला गया। खेत में आदित्य कड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना रोक दे आदित्य। सबसे पहले मेरा धन चुकाओ, जो तुमने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जमींदार, देखो मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ। अरे अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे सारा धन अभी चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार, तुम भी तो देख रहे हो कि मैं इस समय अपने खेत में हल चला रहा हूँ। अरे कुछ ही दिनों की बात है, फसल उग आएगी। मैं तुम्हारा धन फसल बेचकर वापस कर दूंगा ना। ए आदित्य, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ, जब जब तुम अपने खेत में फसल उगाते हो, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं, कभी फसल में आग लग जाती है, और कभी बारिश की मार हो जाती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना लिखा ही नहीं है। इसीलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो, बात करते हो। बलराम की यह बात सुनकर आदित्य को क्रोध आ गया। बकवास बंद कर बलराम। तू जमींदार का नौकर है तो नौकर बन के रह, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुन रखा था कि तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, परंतु अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुझे गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हो तुम? याद है जब मैंने तुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुझसे अंगूठा भी लगवाया था, याद है? हाँ याद है। समझ ले, उस कागज पर मैंने तेरी जमीन को अपने नाम करवा लिया। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, तू नहीं, समझा? यह सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे ये तो सरासर अन्याय है, अन्याय। अरे थोड़े से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते जमींदार। हे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे इसके ही खेत से धक्के मार के बाहर निकाल साले को। बलराम ने आदित्य को उसके ही खेत से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आदित्य उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? राधा, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। अरे कुछ महीनों पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे थोड़ी सी रकम उधार ली थी, और उसी वक्त उसने चालाकी से मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन आदित्य मुखिया जी के घर जा पहुंचा। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है।
मैंने कुछ समय पहले बीज लेने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं चुका नहीं पाया। उसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वो खेत उसका है। आदित्य, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सभी उससे बहुत डरते हैं। अरे मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान की जमीन उसकी माँ होती है। इतना कहकर आदित्य सीधा केशवनगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। अगर हरियापुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ न्याय होगा। इतना बोलकर राजा विक्रम एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए बोले, सैनिकों, जाओ हरियापुर गांव के जमींदार को बुला कर ले आओ। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर था। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए आदित्य नाम के इस किसान का पूरा खेत अपने नाम कर लिया हैं? बोलो। महाराज, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि कुछ दिन पहले आदित्य ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने तो उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। इसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वो खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो उसने मुकर कर मेरे ही आदमी बलराम को अपशब्द कहे हैं महाराज। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं। यह सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। हाँ, अरे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने केवल थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ, जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वो गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ, जिन्होंने आदित्य को खेत बेचते देखा था। जाओ। जमींदार और बलराम वहाँ से चले गए। आदित्य भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी आदित्य की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन आदित्य उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसीलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहाँ पहुँच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, ये मेरे गांव का मुखिया है और ये मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही आदित्य से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने आदित्य को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके आदित्य, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा, बस। आदित्य गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वो चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी, अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो आदित्य, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो आदित्य, मेरी बिटिया का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वो विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा, दोष तो इस समाज का है, जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से चले गए।
समय ऐसे ही बीतता चला गया और आदित्य की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? हाँ, मैं एक किसान हूँ। तुम ही बताओ, खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा? क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं न कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। आदित्य कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं विजयनगर राज्य जाऊंगा। वहां मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, उससे केवल एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर आदित्य को दी। आदित्य रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल निकल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। कुछ देर बाद रात गहरने लगी और आदित्य के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे तेज भूख लगी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। हाँ चलो, तालाब तो मिल गया। अब रोटी खाकर प्यास बुझा लूंगा, कुछ तो भला होगा। वो तालाब के पास गया, रोटी निकाली, पर उसे घूरते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो क्या भला होगा। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल उस तालाब में एक राक्षस का वास था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी निर्भीकता से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? ओह, लगता है ये मुझे अपने मंत्रों से भस्म कर देगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकलकर बोला, मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ। तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। आदित्य सारा मांजरा समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था और ये सोच रहा है कि मैं इसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। अब ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर विचित्र पक्षी आदित्य के सामने प्रकट हो गया। हाँ, इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? हैं? अरे मूर्ख मनुष्य, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है, भविष्य की बातें भी बताता है। और जब तुम इससे धन की इच्छा जाहिर करोगे, इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं प्रकट होंगी, समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो ये पक्षी मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो। ठीक है, चलो जाओ अब। आदित्य खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन सोचता गया, राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश होगी, और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, काश कहीं एक रात के लिए, अरे बाप रे बाप, बहुत थक गया। काश कहीं एक रात के लिए रुकने का ठिकाना मिल जाए, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। आदित्य झोपड़ी के नजदीक चला गया। बूढ़ा आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे कौन हो तुम? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था, रात हो गई और ठंड भी बहुत है।
क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रुक सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात, सुबह होते ही निकल जाना, मुझे अकेले रहने की आदत है। आदित्य ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात के समय बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, पर आदित्य की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी थी। हाँ, क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? देखो, मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो गई। अरे वाह 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 वाह, राक्षस ने मतलब बिल्कुल सही कहा था। कल सुबह राधा ये देखकर कितनी खुश होगी। आदित्य ये सोचते हुए सो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि बूढ़ा पूरी तरह से सोया नहीं था, वह सब कुछ देख रहा था। अरे इसके पास तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों न इसे चुरा लूं, ये मेरे बहुत काम आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब आदित्य जगा, वो पक्षी को न पाकर बूढ़े व्यक्ति से बोला, हाँ, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। आदित्य को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? बोलो। अरे तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आदित्य डरते हुए सीधे तालाब के पास चला गया। राक्षस, अरे ओ राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकलो बाहर। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें चमत्कारी पक्षी दिया था ना। अरे क्या पक्षी दिया था? वो तो उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला न कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन किरणों से चमकती अंगूठी आदित्य को दे दी। ये अंगूठी अब तुम्हारी है, इससे तुम किसी को भी पत्थर बना सकते हो और फिर वापस भी, समझ गए? आदित्य उसी झोपड़ी में लौट आया और उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, सुनो, मेरा पक्षी लौटा दो। अरे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, मैं बताता हूँ। इस बूढ़े को पत्थर बना दो। आदित्य के इतने कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में परिवर्तित होने लगा। बूढ़ा डर के मारे कांपता हुआ बोला, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर उसे चुरा लिया था, वो झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छिपा हुआ है। आदित्य ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वो पक्षी वही था। मैं बताने ही वाला था कि वो बूढ़ा क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर दोबारा किसी को ठगा ना, तो हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझ गए? आदित्य पक्षी को लेकर अपने घर आया और सारी बात राधा को बताई। तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम बहुत धनवान बनने वाले हो। तो फिर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रकट कर दो। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ ढेर सारी मुद्राओं का ढेर लग गया। कुछ समय बाद आदित्य अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक भव्य महल बन चुकी थी। एक दिन जादुई पक्षी आकर आदित्य के कान में कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भैरव केशव नगर की सीमा में अपनी सेना के साथ प्रवेश कर गया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। हाँ, जाओ राजा विक्रम से कहो कि हरियापुर के सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया है और ये स्वर्ण मुद्राएं की थाली भेंट में दो। जाओ। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली उनके सामने रख दी।
हरियापुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति आदित्य ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। अरे बाप रे, इतनी सारी मुद्राएं! हमने भी कभी इतनी भेंट नहीं देखी है। महाराज, अब तो चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये है कौन। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर आदित्य के आलीशान महल में पहुंच गया। उसकी आंखें चौधिया गई। आदित्य कुछ ही देर में अपनी पत्नी राधा के साथ वहां आ पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो ना जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था, याद है मुझे सब कुछ। अब लेकिन ये कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, ये मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। तो हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री सही कह रहे हैं। बताओ आदित्य, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने जो मेरे साथ अन्याय किया था उसकी पुनः सुनवाई करें। और हाँ, ये सूचना आपके भविष्य से जुड़ी है। अगर आपने इसे ना सुना तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से जा सकता है। हाँ? तुम चाहते क्या हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे महल में पुनः जमींदार बलराम, मुखिया और बलिया को बुलवाएं और फिर उनसे पूछें क्या मैंने सच में अपना खेत बेचा था या फिर नहीं। सैनिकों, जाकर उन चारों को तुरंत बुला कर लेकर आओ। जाओ। कुछ ही समय में वे चारों वहां प्रस्तुत हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर ये झूठ कहा था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी का विवाह रुकवाने की धमकी दी थी। मैं तो जमींदार का साथी था, इसीलिए उसके पक्ष में ही बोला मैंने। अरे अरे, तुम सब बकवास कर रहे हो, अब झूठ बोल रहे हो। पहले सही बोला था, नालायकों कहीं के। महाराज, आपने देखा, जब ये एक गरीब किसान के सामने थे तब ये उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आज जब ये जानते हैं कि मैं इतना धनवान हूँ कि जमींदार की कोई औकात नहीं मेरे सामने, तब ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जिसमें अमीर और गरीब में कोई भेदभाव न हो। सैनिकों, इन चारों को कारागार में डाल दो, ले जाओ। अरे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आदित्य, आदित्य। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, पर मेरा खेत मुझे लौटाना होगा। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अब किसी गांव वासी पर यदि अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जमींदार बलराम के साथ अपमानित होकर चला गया। मुखिया और बलिया भी मुंह लटकाए लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सब जानते हैं उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुनी बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। हाँ? अरे तो फिर तो हमें यहाँ से भागना होगा। ये तो बहुत बड़ी विपत्ति है महाराज। चिंता मत कीजिए महाराज, आप बस एक बार मेरी भेंट राजा भैरव से करवा दीजिए, मैं उसे पीछे हटने के लिए विवश कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूं। राजा विक्रम ने एक सुलह स्थल पर राजा भैरव को बुलवा लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा, समझे? अब देखो, मेरा एक मित्र तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहाँ से राजा विक्रम चला जाता है और वहाँ आदित्य आ जाता है। राजा भैरव को पत्थर बना दो। राजा भैरव धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। रुको 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 रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको रुको। तुम्हारे पास समय है, यदि तुमने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगा। हाँ हाँ। राजा भैरव का पत्थर बनना रुक गया। वह डरकर वहाँ से भाग गया। अगले दिन राजा विक्रम ने आदित्य को अपने महल में आमंत्रित किया। आदित्य,
आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया कैसे? महाराज, बस यही तो मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बातें रहस्य ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमारी मित्रता स्वीकार करनी होगी। आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी वहाँ रहस्यमय पक्षी उड़ता हुआ आकर आदित्य के कंधे पर बैठ गया। ये पक्षी तो बहुत सुंदर है। बस समझ लीजिए महाराज, यही है मेरा सच्चा मित्र। हाँ।